एक ही घर के अंदर 11 लोग एक साथ मरते हुए मिलते हैं, वो भी बिना किसी चीख के, बिना किसी चिल्लाहट के और बिना किसी के पता लगे। 2018 का बुराई केस जो कि दिल्ली के इतिहास का सबसे चिलिंग और सबसे ज़्यादा रहस्यमय क्राइम बन चुका था, जहां पर पूरे ख़ानदान के लोग एक ही रात के अंदर अपनी जान दे देते हैं या फिर उनको जान से मार दिया जाता है। आज हम खोलने वाले हैं इसी बुरारी केस के उस राजों को जो कि अनसुलझी गुत्थियां हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई सुसाइड था या फिर कोई मर्डर था या फिर किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुरारी एरिया के अंदर एक आम सी सुबह थी। एक शॉप थी जो कि ग्रोसरी शॉप थी, जहां से लोग अपना दूध ब्रेड वगैरह परचेज किया करते थे। और ये शॉप डेली सुबह 6 बजे खुल जाया करती थी और इस शॉप को चलाते थे चुंदावत परिवार, जो कि पेपर्स के अनुसार इनको कहा जाता था भाटिया फैमिली। अब आप इनको भाटिया फैमिली बोलें या चुंदावत, बात एक ही है। तो ये चुंदावत फैमिली की शॉप जो है डेली सुबह 6 बजे खुल जाई करती थी और काफ़ी सालों से इनकी जो टाइमिंग थी बड़ी ही फिक्स थी। लेकिन आज ये सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक ये शॉप नहीं खुली थी और ग्राहकों का रश शॉप के बाहर लगना शुरू हो गया था। अब इस चुंदावत फैमिली के एक सरदार जी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। सरदार जी की वाइफ ने जब ऊपर से सुना कि नीचे काफ़ी सारे लोग जमा हो रहे हैं और दुकान अभी तक नहीं खुली, तो वो अपने हस्बैंड को बताती हैं। तो यहाँ पर गुरु सिंह जो कि सरदार थे, जो कि इस चुंदावत फैमिली के दोस्त भी थे, वो जब नीचे वॉक करने के लिए उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वाकई शॉप के आगे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, लेकिन अभी तक ये शॉप खुली क्यों नहीं है। तो ये सरदार जी अपने उस फ्रेंड्स को देखने जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उनका घर भी चुंदावत फैमिली का इस शॉप के बराबर में ही था। तो जब उनके घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला है। क्योंकि सरदार जी बहुत अच्छे फ्रेंड थे इनके, तो वो सीधा घर के अंदर चले जाते हैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है कि इतनी देर हो जाने के बावजूद भी अभी तक शॉप पे कोई आया नहीं है। लेकिन अंदर जाके सरदार जी जो देखते हैं, सरदार जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सरदार जी चीखना शुरू कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं या बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि सरदार जी के सामने छत की सीलिंग के साथ 10 लोग एक ही स्टाइल के अंदर लटके हुए होते हैं और एक बुढ़िया, एक महिला, एक बुजुर्ग खातून नीचे बेड पे हुई हालत में पड़ी हुई होती है। तो ये सब देखकर डेफिनेटली किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। तो गुरु सिंह ने फौरन लोगों को चीख चिल्ला के वहां पे जमा शुरू कर दिया, जिसके बाद लकीली वहां से एक पुलिस ऑफिसर जो कि पेट्रोलिंग पे थे वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने भी आवाज सुनी और वहां पर पुलिस भी आ पहुंची। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने पड़ोसियों से जब पूछताछ करना शुरू की तो मालूम पड़ा कि इस फैमिली की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है या फिर किसी भी तरह का कोई भी शोर शराबा या कोई भी ऐसी आवाज सुनने को नहीं मिली जिससे कहा जाए कि 11 लोगों को एक साथ मारा गया है या फिर इन्होंने कोई सुसाइड की है। तो पुलिस यहाँ पे बड़ी ज्यादा शॉक्ड हुई और कोई भी होगा कि आखिर कैसे 11 लोगों की और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब घर का सीसीटीवी चेक किया गया तो कोई भी बाहर का व्यक्ति घर के अंदर आते हुए या घर के अंदर से बाहर जाते हुए भी नहीं दिखा, जिससे यह कहा जाए कि किसी ने इनको कत्ल कर दिया होगा। जब पुलिस ने फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया तो सामने आया कि इनका बाहर किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि इस फैमिली को किसी ने कत्ल कर दिया होगा। लेकिन फिर आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी कि इन 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली। बुरारी घर के अंदर ये जो 11 लोग मिले थे, उनकी आइडेंटिटी ने इस केस को और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया। ये लोग कोई एक रैंडम ग्रुप नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे कि कहीं से भी आए और आकर यहाँ पर मर गए, बल्कि ये एक ही परिवार के लोग थे जो कि यहाँ पर मिलजुल के रहा करते थे। इस परिवार के अंदर सबसे बड़ी थी नारायणी देवी, जो कि 77 साल की यानी कि 77 ईयर्स की थी, जो बेड के ऊपर मृत हालत के अंदर मिली थी पुलिस को। देखा जाए तो उनके भी हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो लटकी हुई नहीं थी, जो कि उनका डेथ का कॉज भी बिल्कुल अलग था। और ये चीज इस केस को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जहां पर बाकी 10 सारे लोग लटके हुए मिले थे और उन सब के फेस के ऊपर कपड़ा भी डाला हुआ था, साथ में उनके हाथ पांव बंधे हुए थे और सारे के सारे एक ही पोज के अंदर लटके हुए थे। लेकिन वहीं पर ये नारायणी देवी सबसे अलग बेड के ऊपर मरी हुई मिली और इनके मरने का कॉज भी अलग था, जो कि इस चीज को बड़ा ही अचंभित बनाता है।
इसी के बाद अगला जो घर का परिवार का सदस्य जो कि लटका हुआ मिला वो था ललित चुंदावत। आप चुंदावत बोलें या फिर भाटिया, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो ललित चुंदावत की एज जो है वो 45 ईयर्स थी, जो कि सबके लीडर थे। और इस केस के अंदर ललित चुंदावत ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर थे। इसको अपने माइंड में रखिएगा, आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आती है बारी भवनेश चुंदावत या भवनेश भाटिया की, जिनकी एज 50 साल थी और वो ये सारी दुकान को चलाते थे। और ये जहां से सारा मामला शुरू हुआ कि दुकान के ऊपर कोई मिल नहीं रहा था। इसके बाद अगली बारी आती है प्रतिभा की, जो कि 57 ईयर्स की थी और ये डाइवोर्स थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ नारायणी देवी के इस घर के अंदर रहा करती थी। इसके बाद ललित की वाइफ थी जिनका नाम था टीना, भिवनेश की वाइफ थी जिनका नाम था सविता, और सविता के बच्चे जिसके अंदर मीनू जो कि 23 इयर्स की थी, नीतू जो कि 25 साल की थी, इसके बाद ध्रुव जो 15 साल का था। ये सब के सब लोग एक ही घर के अंदर रहते थे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज भी यही थी कि ये सभी मेंबर्स छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही रिचुअल पोज के अंदर मिले थे। यानी कि सबके आंखों पर एक ही तरीके से कपड़ा बंधा हुआ था और एक ही तरीके से सबके हाथ पांव बंधे हुए थे, कि मानो जैसे किसी तरह की कोई क्रिया हो या किसी तरह की कोई प्रैक्टिस हो। ये सारे लोग, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इनको हिप्नोसिस करके, यानी कि इनको डिल्यूजन इनके ऊपर कुछ किया गया है, कुछ तो तंत्र मंत्र किया गया है कि ये मजबूर होकर अगले बंदे की बात को सुनकर इन्होंने ये काम किया है। पड़ोसियों से जब पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि उनके हिसाब से ये फैमिली तो बहुत ही कमाल की थी। कभी भी इस फैमिली का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, इस फैमिली का कोई दुश्मन नहीं था, और यहां तक कि इस फैमिली के अडल्ट्स का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यानी कि ये भी पॉइंट नहीं था कि शायद भूखमरी थी घर के अंदर, या फिर घर के अंदर खाने पीने को कुछ नहीं था तो इसलिए इन लोगों ने सुसाइड कर दिया। ऐसा भी कुछ नहीं था। घर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, और घर के लोग बहुत ज्यादा सोशल थे, लोगों के इवेंट्स पे आना जाना था। बल्कि इस घर की एक लड़की की तो कुछ दिन पहले ही सगाई भी थी, जिसके ऊपर चुंदावत फैमिली ने अच्छा खासा खर्च भी किया था। तो सबसे बड़ी हैरानगी की बात यही थी कि आखिर फिर क्या कारण बना कि इन लोगों ने ये सुसाइड की। लेकिन उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को यहां से 11 बॉडीज तो मिली, लेकिन साथ ही यहां से 11 डायरीज भी मिली, जिसने इस केस को या तो सुलझा दिया या फिर कहें कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। आखिर वो कैसे? उन 11 डायरीज को पिछले 11 सालों से लिखा जा रहा था। क्या आप इस पैटर्न को देख रहे हैं? 11 लोग, 11 साल और 11, ये एक कैसे पॉसिबल है? ये लॉजिक आखिर कैसे बन सकता है? उन 11 साल की उन 11 डायरीज के अंदर वो सारे रिचुअल्स लिखे हुए थे जो कि यहां पे परफॉर्म किए गए थे। इस डायरीज के अंदर एक एक क्रिया लिखी गई थी कि आज क्या किया जाएगा, कल क्या किया जाएगा, भवनेश क्या करेंगे, ललित क्या करेंगे, बच्चे ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करना है। मानो जैसे कोई अनदेखी शक्ति इनको किसी तरह से कोई गाइड कर रही हो। तो है ना, ये काफी ज्यादा हैरान कुन कि आखिर ये डायरीज लिख कौन रहा था। अब इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, तो पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि क्राइम सीन्स के ऊपर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। तो आखिर फोरेंसिक टीम ने इसको किस तरह से ब्रेक डाउन किया, इस केस के बारे में क्या बोला, और पुलिस ने इसके ऊपर अपनी इनिशियल असेसमेंट क्या दिए। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। पुलिस ने अपने इनिशियल असेसमेंट के अंदर 3 तरह की थ्योरीज बनाई। नंबर 1, क्या किसी ने पूरी फैमिली के मर्डर कर दिया और सबको एक साथ मार दिया। दूसरी थ्योरी बनाई गई कि मास सुसाइड किया गया है, सभी लोग एक ही साथ अपनी जान दे चुके हैं। और तीसरी थ्योरी बनाई गई कि कल्ट रिचुअल, यानी कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का हिस्सा था ये सब कुछ, और जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो ये सारी थ्योरीज के अंदर मर्डर की थ्योरी तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो फॉरेंसिक टीम को यहां पे मिला कि बॉडीज के ऊपर किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती के एलिमेंट्स नहीं मिले, यानी कि इनको मारा पीटा नहीं गया, इनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई इनके साथ अब्यूज नहीं किया गया, किसी तरह के कोई मार्क्स नहीं है, कोई गन शॉट नहीं है। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनका किया गया हो। इसके बाद अगर बात करते हैं कि किसी तरह के इन लोगों को पॉइजन लिया हो, तो वो भी यहां पर नहीं था। ब्लड सैंपल्स तक इनके बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन थे। इसके बाद जब बात करते हैं कि शायद कोई रॉबरी हुई हो या किसी ने किसी चीज के लालच के चक्कर में मारा, तो जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को घर के अंदर एक क्लू सिर्फ वही डायरीज ही मिली थी। उसके अलावा घर के अंदर कोई सामान नहीं तोड़ा गया,
कुछ चुराया नहीं गया, कुछ हटाया नहीं गया जिससे कहा जाए कि इस फैमिली के अंदर कुछ ऐसा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर आते हुए या फिर जाते हुए भी नहीं मिला। ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि डेफिनेटली इस फैमिली ने ये सुसाइड किया है। लेकिन वो 11 डायरीज जो यहां पर मिली थी, वो किसी तरह के कल्ट रिचुअल या फिर ब्लैक मैजिक या किसी तरह के तंत्र मंत्र की तरफ भी इशारा कर रही थी। मीडिया और पब्लिक ने तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक का एंगल बहुत ज्यादा उठाया और हर लोग इसके ऊपर बात करने लग गए। टीवीज के ऊपर टॉक शोज होने लग गए, लोग इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज देने लग गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने अपनी थ्योरीज यहां पर दी कि किसी तरह का शेयर्ड साइकोसिस है, यानी कि एक बंदे की दिमागी बीमारी ने सबको एक साथ बीमार कर दिया या फिर उनको पॉजेस कर दिया और वो एक मेंटल इलनेस वाला बंदा सारी फैमिली को अपने वश में रखकर उनको कंट्रोल कर रहा था। अब फैमिली का अगर पास्ट देखा जाए तो भाटिया फैमिली का रिकॉर्ड बहुत ही क्लीन था। अगर अभी आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ललित चुंधावत या ललित भाटिया का नाम अपने जहन में रखना। तो यहां पर ललित चुंधावत की अगर हम बात करें तो ललित चुंधावत ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन था। जब ललित चुंधावत के फादर की यानी कि उनके पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद से ललित बड़ा खामोश सा रहने लगा था और बड़ा ही अजीब सा बिहेव करने लगा था। कुछ साल के बाद ललित ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उनके पिताजी की आत्मा उनसे बात करती है और उनको गाइड करती है और जो कुछ भी वो करते हैं वो अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शंस पर करते हैं। शुरू शुरू में रिलेटिव्स ने ललित की सारी बात को इग्नोर किया कि शायद इतने अपने फादर से प्यार करने की वजह से हो सकता है ललित को ऐसा इल्यूजन फील होता हो, लेकिन ये किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं था। ललित के रिलेटिव्स ने बताया था कि ललित पहले से ऐसे नहीं थे। जब से उनकी फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से वो काफी ज्यादा आइसोलेट हो चुके थे, काफी ज्यादा धार्मिक बन चुके थे। पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती जा रही थी, स्पॉटलाइट ललित भाटिया के ऊपर जैसे मानो रुक सी गई। ललित 45 साल का एक सीधा साधा आदमी था जो कि बिजनेस करता था, अपने भाई के साथ अपने किराना की दुकान चलाता था और इनकी एक और शॉप भी थी। काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड बंदा था। लेकिन 2007 में जब उनके पिता का देहांत हुआ उसके बाद से सब कुछ जैसे मानो के बदल गया हो। ललित ने अपने पिता के गुजरने के बाद से ही अपने अंदर एक नई आवाज को महसूस करना शुरू किया। वो कहता था कि पापा मुझसे बात करते हैं। पहले ये बात लोगों को बड़ी मजाक लगती थी और धीरे धीरे ये ऑब्सेशन के अंदर बदल गई। ललित ने घर के अंदर स्पिरिचुअल लीडर का रोल लेना शुरू कर दिया था। डायरीज में डेली लिखने लगा कि क्या सोचा है, क्या करना है, किस वक्त पर क्या क्रिया होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मोक्ष। यहाँ पे काफी बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस हालत को आइडेंटिफाई किया और इस कंडीशन को, इस रूप का एक नाम दिया जिसका नाम था शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। यानी कि जब एक इंसान की डिल्यूजन पूरे के पूरे ग्रुप या पूरी की पूरी फैमिली के अंदर फैल जाती है। ललित एक डिल्यूजन बिलीफ के अंदर काफी ज्यादा मानते थे कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती है और उनको कंट्रोल करती है। और ललित के पिता जो हैं ये पूरी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा होल्ड रखते थे अपने मरने से पहले। तो इसीलिए उनकी पूरी फैमिली ललित की बात को मानती थी, क्योंकि ललित के पिता के बाद ललित ही थे जो कि इस फैमिली को संभालने वाले थे। और ऊपर से ललित का ये कहना कि वो अपने पिता की आत्मा से बात कर सकते हैं और अगर वो लोग उन्नति करना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं तो उनको उनके पिता की बात को सुनना पड़ेगा। और ये ऐसा होता भी था क्योंकि ललित जो कहता था उससे उनके घर के अंदर काफी ज्यादा उन्नति हो रही थी, उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, उनके बच्चे काफी अच्छे मार्क्स ला पा रहे थे, फैमिली में बड़ी खुशहाली थी। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि जो ललित उनको कह रहा था उस बात को सच मान के उसकी पूरी फैमिली वही सब करते थे। और यहां तक कि इस फैमिली के मरने से पहले 11 दिन पहले ही इस घर के अंदर जागरण कीर्तन होना शुरू हो गए थे और काफी ज्यादा ये लोग धार्मिक प्रैक्टिस के अंदर जाना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल मांस सब कुछ छोड़ दिया था और ये लोग बहुत ही ज्यादा प्योर वेजिटेरियन भी बन चुके थे। और रात को 1 बजे ध्यान करना, क्रिया करना और बहुत कुछ यहाँ पे होता था। फैमिली में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि सब ने उसको स्पिरिचुअल पाथ मानकर फॉलो किया। ललित ने लोगों को डराना और उसी के साथ धार्मिक तरफ लेके जाना, दोनों चीजों को यूज किया। यानी कि अगर कोई ललित की बात नहीं मानता तो उसको पनिशमेंट भी मिलती थी और अगर कोई उनकी बात को मानता था तो उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे, यानी कि उनको कुछ अच्छे प्राइस भी मिलते थे। दूसरी तरफ अगर सभी इसको फॉलो करते थे तो उनको मोक्ष मिलने का वादा भी किया जाता था। यानी कि ये एक क्लासिक कल्ट बिहेवियर था जहां पे एक लीडर का हर शब्द ही अल्टीमेट
ट्रुथ बन जाता है। पर इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि ललित को कोई बाबा नहीं था, कोई गॉडमैन नहीं था जो कि लोगों की नजर में आ जाता। ये एक आम सा आदमी था, इसलिए किसी ने भी इसको कभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया। अब लोग पूछते हैं कि ललित तो चलो ठीक है, उसके साथ तो कोई साइकोटिक डिसऑर्डर था, तो ये बाकी जो 10 लोग थे इनके अंदर ये डिल्यूजन कैसे गया? आखिर मतलब उसमें बच्चे भी थे, उनमें बाकी लोग भी थे जो कि काफी ज्यादा समझदार थे, वो इस सारी चीजों के अंदर कैसे शामिल हुए? तो इसका जवाब है कि जब भी कोई व्यक्ति इमोशनल, फाइनेंशियल या फिर स्पिरिचुअल कंट्रोल में करता है लोगों को, तो लोग उसकी बात को मानते हैं। आपने इस तरह के काफी सारी चीजें देखी होंगी, जब लोग धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं तो लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इन चीज़ों का विरोध नहीं किया जाता। अगर आप किसी को धार्मिक मुद्दों के बारे में कहें, और स्पेशली इंडिया जैसे देश के अंदर, तो ये चीज़ें आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसी के अंदर ललित ने लास्ट क्रिया के अंदर सबको कहा था कि हम सबको एक क्रिया करनी होगी, कि हम सबको एक साथ लटकना होगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। लास्ट में एक शक्ति आएगी जो हमें आके बचा लेगी। इनके मोस्ट प्रोबेबली इनको लग रहा था कि ललित के पिताजी इनको आकर बचा लेंगे। ये सिर्फ एक क्रिया है जो इनको करने के बाद इनको कोई बहुत बड़ा वरदान मिल जाएगा या फिर किसी तरह का कोई बहुत बड़ी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रिया थी जो इनको करनी थी, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ये क्रिया करने के बाद ये लोग सच में जिंदा नहीं बच पाएंगे। 3 साल काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद पुलिस ने ऑफिशियली इस केस को मास सुसाइड डिक्लेयर किया। रिलेटिव्स और पब्लिक के लोगों का आज भी मानना है कि बुरारी केस आज भी एक अनसॉल्व्ड और एक ओपन बाउंड यानी कि खुले हुए घाव के जैसा है, कि एक क्राइम, एक ऐसा क्राइम है जो कि आज तक पकड़ा नहीं गया। जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि एक नॉर्मल दिखने वाली फैमिली बिना किसी आउटसाइडर के खुद ही अपनी बर्बादी लिख गई। दोस्तों, बुरारी केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि ये खबर है, एक वार्निंग है, एक मिरर है कि आपके आसपास रहने वाले लोग जो कि बड़े ही परफेक्ट, बड़े ही सॉर्टेड लगते हैं, जो बड़े ही ओके लगते हैं, जिनका हर चीज बड़ी सेटल होती है, दैट्स नॉट मीन कि वो परफेक्ट है। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा हो जिसके बारे में आप नहीं जानते। हो सकता है आपके घर के बराबर में भी कोई ऐसी फैमिली रह रही हो जो कि इस तरह के किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से शिकार हो, या फिर कोई ऐसी क्रिया करती हो लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल भी है और ओपिनियन भी है कि कोई कितना भी ज्यादा किसी कल्ट चीज को फॉलो करता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन मेरा मानना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि 11 के 11 लोग एक साथ किसी रिचुअल को फॉलो करते हुए मर जाएं, स्पेशली बच्चे। एज यू नो कि बच्चे तो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि किसी बच्चे ने इसके ऊपर रेजिस्ट करने की ट्राई नहीं की? एक मेंटल हेल्थ के पीछे ये सब हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, जिसकी वजह से इस पूरे भाटिया परिवार को या फिर चुंदावत परिवार को दिया गया। और सीसीटीवी के अंदर भी देखा गया कि ये परिवार वाले सुसाइड करने से पहले बाहर से रस्सियां और स्टूल अपने घर के अंदर ला रहे थे। सीसीटीवी के अंदर ये देखा गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जो कि अनजान हो घर के अंदर आते हुए या जाते हुए नहीं देखा गया। और अगर 2 मिनट के लिए मान जाओ कि सच में ललित चुंदावत की ही मेंटल इलनेस ने इन सब की मौत का कारण बनी, तो फिर एक बात ये भी आ जाती है कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यहाँ पर अंधविश्वास की बात आ जाती है, सुपरस्टिशन की बात आ जाती है कि किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करो। कोई इतना भी नहीं कि कोई आपको मरने का कह दे तो आप बिना किसी चीज को कंफर्म किए या कुछ भी किए खुद को मार दो। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में इस बुरारी केस के अंदर ललित की डिल्यूजन की वजह से सारे लोग मरे, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और थी? क्योंकि आई पर्सनली बिलीव, और माइट भी मेरी थिंकिंग आपसे अलग हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि ललित चुंदावत की वजह से इन सब लोगों ने आत्महत्या की। तो अगर ऐसा था भी, तो फिर वो महिला जो कि नारायणी देवी थी, आखिर वो बेड पे सबसे अलग तरीके से मरी हुई क्यों मिली? और उनका ये सबसे अलग तरीके से मरना और साथ ही में अलग पोज के अंदर मरना और अलग तरीके से मर जाना कैसे पॉसिबल है? अगर ये क्रिया थी तो क्या इन सब के लिए एक नहीं थी? अगर ये क्रिया थी तो फिर इसमें ये सब क्या था? और सबसे बड़ी बात, अगर सब लोगों के हाथ और पांव एक साथ बंधे हुए थे, तो मान लो किसी एक व्यक्ति ने सबके हाथ और पांव बांधे, तो उस व्यक्ति के हाथ और पांव किसने बांधे?
और अगर मान लो कि उस इंसान ने अपने हाथ पांव खुद बांधे तो उसके गले के अंदर वो रस्सी, वो फंदा डाला किसने? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी यही है कि मैं तो नहीं मानता कि ललित चुंदावत या उसकी पूरी फैमिली को इनके एक मेंटल इलनेस ने मारा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने इस पूरी परिवार को हिप्नोटाइज़ करके ये सारा काम किया और ये डायरीज़ किसी तरह से लिख कर वहाँ पे रख दी गई थी। और ऐज़ यू नो कि आजकल इस तरह की प्रूफ़ बनाना या इस तरह की चीज़ें बनाना कोई इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखें और अगला कौन-सा केस के ऊपर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, वो ज़रूर बताएँ और इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।